मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो 18वीं लोकसभा के लिए मतदान संपूर्ण हो गया है। सारे प्रत्याशियों की और राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को खुलेगा पिटारा और आएंगे रिजल्ट, पता चलेगा जनता ने क्या दिया है हुक्म देश को चलाने के लिए। लेकिन इस पूरे चुनाव पर हम लोगों ने जो कुछ समझा, परखा और जांचा, उसके आधार पे अब हम लोग कहने को स्वतंत्र हैं मतदान के बाद कि हमारी जो संभावनाएं समझ में आ रही हैं वो क्या हैं। हमारे अनुसार चुनाव किस ओर जाता दिखाई दे रहा है, या ये कहें कि हम लोगों ने जो जनता की नब्ज पकड़ी उसका मीटर क्या है, पल्स मीटर क्या है। ये समझने के लिए हमारे पास आज फिर 2 खास मेहमान, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ एनालिसिस करने वाले एक युवा रिसर्चर जितेंद्र जी हम लोगों के साथ में हैं। तो इन दोनों मेहमानों से समझेंगे, मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ की तरफ से हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा नेटवर्क डेवलप किया था। शशि भाई की मदद से, जितेंद्र जी की मदद से और तमाम साथियों की मदद से हम लोगों ने ग्राउंड की हकीकत पकड़ना शुरू किया। और जो सुर आपको मीडिया में एक्सपर्ट्स और तमाम विशेषज्ञों के सुनाई दे रहे हैं, 10 दिन पहले से हम लोग उसको समझ रहे थे, 2 महीने पहले से और 3 महीने पहले से हम लोगों ने उस चीज़ को पकड़ा। उस समय अपनी खिल्लियां भी उड़वाई, अपने मजाक भी उड़वाए, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग तब ठीक थे। इस पर करेंगे एक अगला कार्यक्रम, उसमें करेंगे जिक्र चुनाव के परिणाम आने के बाद। हम लोग भी अपना आत्म अवलोकन करेंगे कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और हम लोगों ने जो समझा क्या वाकई समझ पाए। जनता की नब्ज समझने की हम लोग के अंदर हैसियत है, क्षमता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान इस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोग पड़े हुए हैं। तो बहुत विलंब न करते हुए, मतदान खत्म हो चुका है, क्या जनता का मिजाज समझ में आता है, जानते हैं शशि शेखर जी से। जी शशि जी। हाँ विवेक भाई, चूंकि आज इलेक्शन खत्म हो गया और एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल हम एग्जिट पोल जो टीवी चैनलों के हैं उस पे न जाकर के हम अपने विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी एक्सपर्टीज और अपने नेटवर्क पे भरोसा करते हैं और उस पर बात करते हैं। आज आपने पूछा मुझसे पहले कि मैं क्या सोचता हूं इस बारे में, तो मेरा स्पष्ट मानना है, जिसे मैं बार बार कहता रहता हूं, दोहराता हूं हर जगह, कि एवरेस्ट पर चढ़ जाने के बाद, फतेह कर लेने के बाद अंततः पर्वतारोही को नीचे ही आना होता है, वहां घर कोई नहीं बनाता। वहां घर बनाने की इजाजत, पिछले कार्यक्रम में भी आपने ऐसा बोला था कि बोला था, और हर जगह मैं ये बोलता हूं। और लोकतंत्र में भी एक चीज ये है, हालांकि पिछले कुछ समय से ये हुआ है राज्यों में कि एक एक मुख्यमंत्री 2-2, 3-3, 4-4 टर्म बहुत आसानी से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री पद की बात करें तो नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 2 बार 5-5 साल का टर्म पूरा किया लगातार। और तीसरे प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार बिना ब्रेक के 5-5 साल का 2 टर्म पूरा किया। बीच में किसी ने ऐसा नहीं किया था, इवन इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर पाई थी लगातार। तो अब सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी जी यह रिकॉर्ड नया बना पाएंगे कि वो तीसरा टर्म ले ले और अनब्रेकेबल, मतलब 2 टर्म 5-5 साल का और उसके बाद फिर तीसरा टर्म वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी जो नंबर दिखाए जा रहे हैं कि किसको कितना मिलेगा, तो मेरा मानना है कि जो हम लोगों का मानना, मतलब मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि बीजेपी का नंबर क्या होता है, एनडीए का नंबर क्या होता है, इस पे भी बड़ा डिपेंड करेगा कि मोदी जी वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। क्योंकि स्पष्ट तौर पे हम लोग बिहार का, मैं आपको बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का भी कुछ हालत मैं बता सकता हूं, वैसे जितेंद्र जी बेहतर बताएंगे। महाराष्ट्र की स्थिति भी बहुत हद तक जग जाहिर है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली,
ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे आप एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, वहां से आपको नीचे ही आना है। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे नुकसान होना है। बिहार में हम लोग कम से कम 8 से 10 सीट कम से कम, बहुत सेफ होकर मैं बोल रहा हूं, बहुत सुरक्षित होकर मैं बोल रहा हूं, तो 8 से 10 सीट का नुकसान। लास्ट टाइम 39 आउट ऑफ जी। शशि भाई, आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये एनडीए का बता रहे हैं या बीजेपी का आंकड़ा बता रहे हैं? इसको भी क्लियर कर लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल एनडीए का ही, एनडीए की ही बात कर रहे हैं, बीजेपी का एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो टोटलिटी में नुकसान की बात हम कर रहे हैं बिहार में, वो 10 सीटों तक का अधिकतम हम लोग मान रहे हैं। ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 9-10 एक बहुत सेफ जोन में रहते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये नुकसान तय है, और राजस्थान में कुछ सीटों का नुकसान तय है। गुजरात में मैं पक्के तौर पे कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, कितना नुकसान होगा। दिल्ली में 1-2 सीटों की बात जरूर हो रही है कि नुकसान होगा, लेकिन वो आप विवेक भाई खुद बेहतर बताएंगे दिल्ली की हालत। लेकिन जो क्रूशियल स्टेट है नॉर्थ के अलावा साउथ में, वो कर्नाटका है, और फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में बंगाल है, पश्चिम बंगाल। बड़ा अच्छा होता अगर संजय बासु जो है वो अगर होते हम लोग के साथ, तो बंगाल का एक अच्छा पिक्चर वो बताते, क्योंकि बंगाल में 2 तरह के वर्जन आ रहे हैं। लास्ट टाइम बीजेपी वहां 18 थी, और ये माना जा रहा है कि कुछ एक धारा कह रहा है कि इस बार सीटें बढ़ेंगी, एक धारा कह रहा है कि सीटें घटेंगी। लेकिन अब मान लीजिए कि 18 ही रहती है या 20 हो जाती है, लेकिन टोटलिटी में अगर हम महाराष्ट्र और उधर से पश्चिम भारत से होते हुए उत्तर भारत में खास करके बिहार और यूपी के पूर्वांचल में आए, तो नुकसान हर जगह दिख रहा है सीटों का पीछे 2019 के मुकाबले। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूं कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं, चाहे वो संजय जी हो, संजय कुमार हो, देशमुख साहब हो, योगेंद्र यादव हो, और इवन प्रशांत किशोर ने शुरुआत में कह दिया कि कंफर्टेबल मेजोरिटी आ रही है, और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने योगेंद्र यादव के बयान का सहारा लिया। लेकिन वही योगेंद्र यादव बाद में एक अलग बयान लेकर आए। तो आप गौर करेंगे, मैंने भी गौर किया तो पाया कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये भी बड़ा सुरक्षित अपने आप को रखते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात नहीं कर रहा है, कोई भी ये नहीं कह रहा। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि 2019 जैसी लहर नहीं है, राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर पर मोदी जी ने कहीं कोई बात नहीं की, जो भी बात की उन्होंने। अब ये यहाँ अगर इसको समझा जाए तो ऐसे हो जाता है कि न तो एंटी इनकम्बेंसी बता रहे हैं, न प्रो इनकम्बेंसी बता रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल स्थिति हो जाती है कि न तो आप इसको प्रो इनकम्बेंसी की तरफ ले जा रहे हैं, ना आप इसको एंटी इनकम्बेंसी की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन या तो सरकार के खिलाफ आक्रोश होगा, या सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं होगा तो तब नहीं होगा जब सरकार के पक्ष में कोई आक्रोश हो। 2019 में जो दिखाई दिया था, इस आक्रोश को पढ़ने की जो क्षमता और विशेषज्ञता चाहिए और ईमानदारी चाहिए, सच पूछिए तो जितने भी चुनाव विशेषज्ञ हैं उनके पास नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन इसमें एक राइडर है मेरी तरफ से कि जो आधी आबादी का वोटर है, वो हालांकि मैं डिफरेंट क्लास में नहीं जा पाया। डिफरेंट क्लास करने का मतलब कि समाज के अलग अलग तबकों में जाकर इस चीज को मैं नहीं समझ पाया, ये मैं स्वीकारता हूं। लेकिन जो ये 5 किलो अनाज का जो मामला है मोदी जी का, ये बड़ा अंदर तक घुसा हुआ है, इस फैक्ट को मानना पड़ेगा। और खास करके जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, तो जो भी बीजेपी का गेन होगा, मुझे जो लगता है जो भी गेन होगा, वो 250 हो, 260 हो, 272 हो, 280 हो, वो इसी वजह से होगा। और कोई वजह मुझे दिखती नहीं है उसमें। कोई पाकिस्तान, मुसलमान आरक्षण, राम मंदिर या विश्व गुरु जैसी कोई बातें नहीं है जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट किया होगा। जो वोट उनको मिला, वो देखिए 2-4-5% जो रेडिकल वोटर होते हैं वो हर दल में होते हैं,
चाहे जो हो जाए वो वही वोट करेंगे। तो वो कुछ भाजपा के 5-7% रेडिकल वोटर है जो चाहे जो हो जाए वो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट करेंगे। लेकिन जो सामान्य मतदाता है, जो इस वक्त महंगाई से परेशान है, जो रोजगार बेरोजगारी से परेशान है, उसमें भी बहुत लोगों ने अगर बीजेपी को वोट किया है तो उसके पीछे वो 5 किलो अनाज वाला जो है वो एक फैक्टर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए 300 पार होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। 400 वाली बात तो खैर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी जनता, 400 पार और 370 पार ये सब साइकोलॉजिकल वार थी, लेकिन साइकोलॉजिकल वार था एक। लेकिन 300 पार जी, बस यही मतलब मेन तो फैक्टर ये देखिए 400 पार और 370 पार साइकोलॉजिकल बार है, लेकिन हकीकत ये है कि पुरानी 2019 की स्थिति है उससे कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे आ सकते हैं, इसका आकलन नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, अच्छा ये उससे तो नीचे ही आ तय है कि उससे ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि अब इससे ऊपर कुछ बचता नहीं है उनके लिए। वो आप तो बार बार उससे नीचे ही आप बोल चुके उससे हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के बाद ऊपर कुछ रह नहीं जाता, आप बोल रह चुके नहीं हैं। जाता, आपको नीचे ही आना है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि 40 में 39 सीटें थी पिछली बार, 17 की 17 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो इस बार जब 10 सीटें बीजेपी की एनडीए की आपको बिहार में नुकसान हो रहा है, और जो मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर है, और पूर्वांचल की खबर यह है, जितेंद्र जी बताएंगे कि वहां और ज्यादा टक्कर है और कड़ी टक्कर है, चाहे वो गोरखपुर हो, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बनारस में भी टक्कर है। तो हम उस पर नहीं जाते, लेकिन बाकी उधर मिर्जापुर और ये सब जो इलाका है वहां माना जा रहा है कि बहुत जबरदस्त टक्कर है। यूपी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अब मैं एक छोटा सा मैं भी एक पोर्शन दे देता हूं कि यूपी में हर जिले में हम लोगों ने नेटवर्क डेवलप किया था। बिहार सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये आपका छत्तीसगढ़, ये जितेंद्र जी ने कवर किया है, काफी कुछ इन्होंने कवर किया है। खासतौर से ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान और गुजरात के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई। यूपी के बारे में आपको बता देता हूँ छोटी सी चीज। जी, आप जो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन का मुद्दा, एक्चुअली वो यूपी में कहीं दिखाई नहीं दिया। यूपी में 5 किलो राशन का मुद्दा वहां था जहां रोज कमाने खाने वाले लोग थे, क्योंकि जो हम लोगों ने टीम बनाई थी अपनी वहां हर जिले में कुछ पत्रकारों को खोजा था, कुछ साथियों को खोजा, और उनको भेज भेज के रिक्वेस्ट कर करके पर्सनल रिलेशंस पे जो हम लोग पहले करते आ रहे थे, पहले से भी किया है हम लोगों ने। उसमें सबसे मजेदार चीज ये निकली, 5 किलो राशन जैसा मुद्दा इस चुनाव में बहुत प्रभावी नहीं दिखा जो 2019 में के चुनाव में था, और कोविड के बाद जो दिखाई दिया जो और स्टेट्स के फैक्टर्स में जो स्टेट्स के चुनाव हुए उसमें जो दिखाई दिया। इस बार वो मुद्दा कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया महंगाई में, बेरोजगारी में और आरक्षण में। और दूसरा एक बात तो आपको बताऊं, संविधान के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। संविधान का रूप बदल के वो आरक्षण का खतरा हो गया। ऐसे संविधान की किताब लेके नेता लोग जो पूरे जनसमय करते रहे, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, और कहा गया संविधान एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन संविधान जी, संविधान के रूप में बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन आरक्षण के रूप में बड़ा मुद्दा था कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी आएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं, राशन वाली जो बात है वो जो बहुत निचला तबका है, जिनको रोज कमाना खाना पड़ता है, शाम को बमुश्किल उतना पैसा कमा पाते हैं दिहाड़ी मजदूर जिनको शाम का राशन घर में आ जाए, उनके लिए ये मुद्दा था और उन्होंने उस पर वोट डाला है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यूपी में खासतौर से ये एक जो अपर मिडिल क्लास सोसाइटी होती है और अपर क्लास सोसाइटी होती है, वहां ये चलता है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ओपिनियन पे, ये केवल भ्रम फैलाया गया कि अलग अलग ओपिनियन पे वो वोट करते हैं। जब फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजें घरों में होती, गांव देहात में और खासतौर से ठेठ जो तबका होता है बैकवर्ड क्लास का, एससी क्लास का, वहां कोई फ्रीडम नहीं, आपस में जो घर में, क्योंकि रोज कलह होगी उनकी, हाँ जो तय हो गया वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्री। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनको पता ही नहीं है। उनका तो रोज सिर फटब्बल होगा, तो बड़े सामंजस्य से रहते, पूरा परिवार तय कर लेता भाई साइकिल तो साइकिल, हाथी तो हाथी, फूल तो फूल। वहां ऐसा नहीं होता कि पति हाथी पे जा रहा एक चीज और बताइए विवेक भाई, एक चीज और बताइए, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है यूपी को लेकर के कि मायावती जी के जो कोर वोटर है 10-12% शायद माने जाते हैं, उनका रुझान क्या रहा है, वो किधर गए, मायावती जी के साथ ही थे या वो सपा की तरफ गए या भाजपा की तरफ गए? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम पहले चरण का चुनाव कवर करवा रहे थे, मतलब खुद तो मैं नहीं गया, ये तो फैक्ट है, लेकिन उन पे भरोसे करने के कारण है, किसी ने बोला और हम लोगों ने भरोसा नहीं किया।
सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या, तब हम लोगों को बता रहे हैं, तब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, अपने देखने वाले साथियों के साथ साझा कर रहे हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये है कि हम लोगों ने अपनी बौद्धिक समझ जो है उस पर ठोस होकर के और ठोक बजा के सारी चीजों को परखने के बाद ही बोल रहे हैं। उसके कुछ कारण है, हम लोग फैक्ट्स जरूर दे रहे हैं। हम लोग अगर कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, और हमारी जानकारी कहाँ से आई। बड़ा मजेदार चीज थी कि दूसरे चरण का जब चुनाव हो रहा था, और खासतौर से बरेली में जो चुनाव हुआ, बरेली के चुनाव से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल करके ये आई कि बरेली में छोटेलाल गंगवार बीएसपी के कैंडिडेट थे और उनका पर्चा हो गया खारिज। अब बीएसपी के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया तो क्या वो बीजेपी को वोट जाएगा या कहीं और जाएगा, ये पता कराने के लिए हम लोगों ने वहां के साथियों से बात किया। तो उन्होंने कहा कि वहां बरेली में जाटवपुरा एक बड़ा एक मोहल्ला है जिसमें 7,000 की आबादी है, जो दलित बस्ती है जाटवपुरा, वहाँ 7,000 की आबादी है। और वहाँ जाटव समाज के लोग हैं जो कोर हार्डकोर वोट है बीजेपी उसका, सॉरी बीएसपी का। इन्होंने पिछली बार जहां जहां हाथी का सिंबल नहीं था, साइकिल का सिंबल था, सारा वोट बीजेपी को शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो साइकिल से नफरत करते थे। तो हमें ये लगा कि अंदाजा ये था, हम और संजय वासु जी बात कर रहे थे, तो ये हो रहा था कि शायद ये वोट इस बार भी बीजेपी को जा रहा है। फिर तो जहां जहां हाथी का सिंबल नहीं है या मायावती कमजोर लड़ रही है वो बीजेपी। इंटरेस्टिंग चीज थी, हमारे साथी जब गए जाटवपुरा में जाकर के उन्होंने लोगों से बात की, और हम लोगों की फोन पे बात कराई। हम लोग करते यही थे कि भेजते थे और कहते थे कुछ लोगों से बात करके, कुछ लोग हम लोगों से भी बात करा दो, तो फोन पे बात कराते थे। आप ये मानिए कि वहां उन्होंने 10 लोगों से बात की, और हम लोगों की, मतलब कितने लोगों से खुद बात की नहीं पता, लेकिन 10 लोगों से हम लोगों की बात कराई। 10 में से 4 लोगों ने ये कहा कि वो साइकिल को वोट करेंगे। 10 में से 4 लोगों ने कहा साइकिल को वोट करेंगे, और 6 लोगों ने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है, हम घर बैठ जाएंगे, हम आगे पीछे सोचेंगे हमें क्या करना है, लेकिन बीजेपी को किसी कीमत पे वोट नहीं करेंगे, पिछली बार ये करके ये हम ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए कि फिर भाजपा को बड़ा लॉस होगा उत्तर प्रदेश में। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं अपनी बात अभी पहले राउंड की खत्म करूंगा। नहीं, मैं यहाँ एक चीज जितेंद्र जी से भी, जितेंद्र जी से एक चीज आपको और जी बता जी दूं कि मैं जी उस बरेली की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। मैं उस बरेली का ये डेटा दे रहा हूँ कि 4 लोगों ने कहा साइकिल को वोट करेंगे, जहां हाथी का सिंबल नहीं था, जहां पर्चा खारिज हो गया था। जी, बस इतना मुझे ऐड करना है कि इसको हमेशा जब देखें तो दिमाग में रखें कि और जगह की परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं, हो लेकिन इतना सकती है, तय था कि वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। जी हाँ ठीक है। मतलब ये तो तय है कि इस बार बहुत सारा वोट मोहन जी को नहीं मिलने जा रहा है। तो उनको तो जो जिस तरह पिछली बार 10 सीटों का फायदा हो गया था, मुझे लगता है इस बार फिर से वो 2014 वाली स्थिति में आएंगी, शून्य वाली स्थिति में आएंगी। तो खैर वो एक अलग मसला है। तो मैं पहले राउंड की बात अपनी खत्म एक छोटी सी कहानी से करता हूँ, फिर जितेंद्र जी के पास चलते हैं, और बाद में फिर अगर आप कहेंगे तो कुछ नंबर वगैरह पे बात कर लेंगे। एक छोटी सी कहानी है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बताना चाहता हूँ कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, भाजपा में सम्मानित नेता हुआ करते थे, बलराज मधोक। तो एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो बलराज मधोक भी पता नहीं किन्हीं कारणों से ही कल्पना से अलग नहीं, कारण है उनकी दर्ज है, लेकिन उन मामले पे बताना नहीं चाहूंगा अभी। अटल जी से वो नस खाए हुए रहते थे और कभी उनका सपोर्ट नहीं करते थे। और चूंकि बलराज मधोक जी सीनियर थे, और अटल अडवाणी जी की जोड़ी जो है काफी मशहूर जोड़ी थी। तो बाद में ये हुआ कि अटल जी ने, माफ कीजिए, अडवाणी जी ने बलराज मधोक जी को राजनीतिक रूप से किनारे लगाया और अटल जी को आगे बढ़ाया। अब इतिहास ने खुद को दोहराया कई सालों के बाद। हाँ बिल्कुल। मोदी जी ने अपने जो राजनीतिक गुरु है आडवाणी जी, उनको किनारे लगाया और वो आगे आ गए। अब इस चीज को भी 10 साल बीत चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मैं बिना नाम लिए हुए यही कहूंगा कि 2 नंबर 3 नंबर का नेता, 2 नंबर मतलब पायदान पे, जिस पायदान पे दूसरे पंक्ति का नेता पहले पंक्ति का नेता तब तक नहीं बनेगा
जब तक कि वह अपने गुरु को मधोक जी की तरह या अडवाणी जी की तरह किनारे नहीं करेगा। तो मुझे इस आशंका से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये फैक्टर भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल मेरी बात यहाँ तक खत्म होती है, हम फिर आगे आएंगे। शशि भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपके पास रहती हैं, और चूंकि आपको हिस्ट्री का काफी ज्ञान है और करंट में चल के आ रहा है, कि आप बड़े रहस्यमय अंदाज में बता भी देते हैं और छिपा भी देते हैं, ये कला है आपकी, खैर, और इसके सारे लोग कायल हैं। जितेंद्र जी, आप जनता बताइए को क्या तय क्या करने क्या दीजिए। जी, हाँ जी जितेंद्र भाई, क्या क्या महसूस कर रहे हैं? विवेक भाई, जैसा कि शशि भाई ने कहा कि शिखर में पहुंचने के बाद नीचे ही आना है, ये तो बिल्कुल 100% सत्य है। और ये अनुभव की भी बात है, जो शशि भाई का इतने वर्षों का अनुभव रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो चुनाव है, यदि डाटा की बात करें, डेटा के साथ हम पूरी बात करेंगे, तो 2019, 2014 के बाद 2019 और 2024, 2019 में वो राज्य जैसे गुजरात एक बड़ा राज्य, 26 की 26 सीटें पूरी पूरी की पूरी भाजपा के पास, राजस्थान 25 की 25 सीटें भाजपा के पास, हरियाणा पूरी की पूरी सीटें भाजपा के पास, उत्तराखंड में पूरी की पूरी सीटें भाजपा के पास। तो उन्होंने अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया था। जैसे युवराज सिंह ने एक बार में 6 छक्के मारे, अब वो दोबारा 6 छक्के मारना, मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, पर यह होना बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसी स्थिति भाजपा के साथ है। उन्होंने 2019 के चुनाव में अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया था, सेचुरेशन पॉइंट पे वो पहुंच गए थे। जैसे अभी आंकड़ों की बात करें तो कुछ आंकड़े मैंने जो अभी निकाले हैं इंटरनेट से, उसमें ऐसा दिखाई दिया है कि जो भाजपा शासित राज्य जहां पहले उन्होंने पूरी की पूरे सीटें ली हैं, वहां 6% से ज्यादा वोट शेयर कम हुआ है। जैसे गुजरात में 6% से ज्यादा वोट शेयर कम हुआ है। मध्य प्रदेश में जहां उनकी नहीं, उनकी क्या जितेंद्र जी, एक मिनट में आपको रोकूंगा। 7वें चरण का तो चलो आज चुनाव खत्म हुआ है, तो जी इसके आंकड़े आएंगे। क्या पिछला वाला कंप्लीट आपने ले लिया है चुनाव हाँ, आयोग का? कुछ पूरा बचा पूरा रह गया डेटा 6 होगा? चरण तक का हमने ले लिया है। 6 चरण तक डेटा में 85 ऐसी सीटें हुई हैं, 485 सीटों में, जहां 6% से कम वोट गिरा है 85 सीटों में। और उसमें से मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, गुजरात ऐसा राज्य है, हरियाणा ऐसा राज्य है जहां 6% से ज्यादा वोट नीचे आया है, वोट शेयर, टर्नआउट, वोटर टर्नआउट कम हुआ है। और ये पूरे भाजपा शासित राज्य है। निश्चित रूप से यदि कैलकुलेशन करें और देखें आंकड़ों को, तो भाजपा को इन राज्यों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, जहां इनका पूरा क्लीन स्वीप किया था इन्होंने, वहां पे वोटर टर्नआउट कम होने की वजह से भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। बड़े राज्यों में देखें, यदि यदि क्षेत्रीय फैक्टर देखेंगे, जहां के नेताओं का फैक्टर देखें, तो वोटर टर्नआउट का फैक्टर हो गया। नेताओं का फैक्टर देखेंगे, जहां की लोग प्रभावी हैं, जनता लोगों को चुन रही है। जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटों में भाजपा ने अपना 62 सीट भाजपा के पास थी। उसके पहले 2014 में 72 सीट थी, 72 से गिर के वो 62 पे आए थे। लेकिन पिछले चुनाव से भी इस चुनाव में चूंकि अखिलेश यादव का एक बड़ा प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिला, और रणनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया। लोग सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, अपनी बातों को, जैसे महंगाई, बेरोजगारी जैसी बातों को जमीन पे उतारना। इंडिया गठबंधन का स्पेशली कांग्रेस, राहुल गांधी को मैं कहना चाहूंगा, एक क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से बातों को, चाहे वो टकाटक हो, ठकाठक हो, जनता तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से वो प्रभावी रहा है। मुझे लगता है कि जनता ने उनकी बात को समझा है, या इंडिया गठबंधन अपनी बात को पहुंचाने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली बहुत बड़ा नुकसान, जैसा शशि भाई जिक्र कर रहे थे, एक बड़ा नुकसान होना दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और वो कुछ साथियों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 के नीचे रह सकती है। तो ये अभी बनारस का चुनाव था, बनारस में मेरी कुछ साथियों से बात हो रही थी, तो जैसा शशि भाई ने भी जिक्र किया कि बनारस में भी मोदी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर कम होगा, फाइट है। मतदान जनता ने जो किया है वो इंडिया गठबंधन के, निश्चित रूप से वोट शेयर बढ़ेगा, ऐसा आंकड़े जो हमारे साथी हैं वहां पे, जो हमसे बात होती है, जो ऐसा कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां की 39-1 था, शशि भाई जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल वो इस बार कम से कम, शशि भाई ने तो हालांकि आंकड़न 10 सीट से कम का किया है,
जो मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा और वो 15 सीट के आसपास भी जा सकता है। निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा नुकसान होना है। यदि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी नुकसान होता भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, जो वोटर टर्नआउट में भी दिख रहा है। और पिछले यदि कुछ चुनावों का कंपैरिजन करें तो वोटर टर्नआउट जब गिरा है जहां भी, वहां पे सत्ताधारी दलों का नुकसान हुआ है। तो इस चुनाव में भी यदि उसी ट्रेंड को हम फॉलो करें, ट्रेंड को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान में होता दिख रहा है। गुजरात के बारे में कुछ सटीक कह पाना इसलिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2014 के चुनाव में भी वो 26 की 26 सीटें ले गए थे और 2019 के चुनाव में भी 26 की 26 सीटें ले गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में निश्चित रूप से इनको कुछ सीटों का नुकसान होना तय है। तो ये जो बड़े राज्य हैं, उसके नीचे यदि हम बात करें बिहार, पश्चिम बंगाल में यदि एज इट इज भी रह जाते हैं, 1-2 सीट का इधर उधर होता है, तो कोई बहुत बड़ा गेन भारत। जी शशि भाई। जितेंद्र जी, पश्चिम बंगाल को लेकर के एक चीज थोड़ा समझाइए। ये मैं सवाल बार बार पूछ रहा हूँ जी, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं एक बात कि टर्नआउट को आप इंटरप्रेट किए हैं और बिल्कुल उस हिसाब से लग रहा है कि वैसा ही हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टर्नआउट बहुत ज्यादा था। इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? पश्चिम बंगाल को समझने के लिए हम लोग कार्यक्रम जो कल करेंगे शशि भाई, उसमें वो जो हमारे अभिषेक खत्री हैं, वहाँ के जो वहाँ की रिसर्च किया है अभिषेक खत्री ने संजय दादा के निर्देशन में, उनको हम लोग कल इनवाइट कर लेंगे। आज शायद उनकी व्यस्तता रही होगी या नहीं कर पाए, कल उनको समझ के पूरा समझ लेते, मोटा मोटा आज हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं। हल्के फुल्के नंबर पे भी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ही दिन कर लेंगे तो हमारी दुकान आज ही बंद हो जाएगी, सबकी चलती रहेगी, हम लोग भी कुछ छोड़ लेंगे कल के लिए। क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हम देंगे। अब मैं फिर बता दूं हमारे देखने वाले साथियों के लिए कि वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं बहुत कम बोलता हूँ, थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन लोगों ने कहा बोलना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तब बोले देता हूँ भाई। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हम लोगों का भी अपना एक दावा है, जो आज से लेकर के कल तक या परसों तक हम लोग एग्जैक्ट नंबर देंगे। मैच जरूर करिए, हम लोगों की दुकान छोटी होगी, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, हमारे यहाँ मिठास पूरी मिल सकती है, ऐसी उम्मीद करते हैं। चीनी वीनी तो हम लोगों ने खूब अच्छे से डाल ली है, अब मिठास कितनी होगी 4 तारीख को पता चल जाएगा, इसलिए देखिए, कंपेयर जरूर करिए। जी जितेंद्र भाई। जी शशि भाई, फिर यदि आप सीटों के आधार पर बात करें तो बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में हमने बात की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। 80 सीटों का राज्य है, निश्चित रूप से 10 से 15 सीटों का नुकसान यदि होता है तो एक बड़ा नुकसान माना जाएगा। उसके बाद बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में तो शशि भाई ने भी या महाराष्ट्र के तमाम साथी ये कह रहे हैं, पूर्व में अपने कार्यक्रम में भी चर्चा के दौरान जो महाराष्ट्र के साथी जुड़े थे, उन्होंने भी अपने एनालिसिस में बताया था कि महाराष्ट्र में इस बार इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे का जो सेट किया हुआ, मैं रोक रहा हूँ जितेंद्र जी, शशि भाई और जितेंद्र भाई, आपको बता दूं कि पर्सनली संजय बासु जी पूरा जानने के लिए 4 दिन की उन्होंने खुद यात्रा की है। उन्होंने बहुत भरोसा नहीं किया, हमारे जो वहाँ के साथी हैं उनके साथ मिलकर के उन्होंने, संजय बासु जी ने खुद वहाँ यात्रा की है महाराष्ट्र में, और इसके बारे में उनको भी एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं कि घर बन रहा है और भाभी जी की तबीयत खराब है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर के जरूर इससे प्रकाश डालें। तो अभी मोटा मोटा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अपने साथियों के माध्यम से ही कर रहे हैं, उनके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बताइए जितेंद्र जी, आप अभी तब तक अपना एनालिसिस बताइए जो हम लोगों ने उनसे निचोड़ा है सारे लोगों से। जी तो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को लाभ होता दिख रहा है और एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, और वो नुकसान बहुत बड़ा है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये 3 बड़े राज्य हैं जो कि भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इन तीनों राज्यों में यदि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, उसके बाद यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिंदी पट्टी के ये जो राज्य हैं जहां की वोटर टर्नआउट कम हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी नुकसान होता दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इन राज्यों को कवर कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां से भी उनको एक उम्मीद थी कि जैसे आंध्र प्रदेश में उन्हें लग रहा है कि हमें ज्यादा सीटें आ जाएंगी हमारे गठबंधन को, या उन्हें लग रहा है उड़ीसा में हमें गेन कर जाएंगे या तेलंगाना में गेन कर जाएंगे, तो ये वहां भी संभव होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि यदि हम बात करेंगे उड़ीसा की, तो वहां पे नवीन पटनायक जी का जो पूरा वो
कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। उनको बहुत मजबूती से उन्होंने अभी उड़ीसा का चुनाव लड़ा है, और उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी ने लुंगी बनाम धोती की लड़ाई का एक ट्रेंड चलाया था, वो कारगर होता दिख नहीं रहा है। इसलिए उन्हें बहुत ऐसा, हमारे उड़ीसा के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या उनके गठबंधन को उड़ीसा में भी बहुत भारी बढ़त नहीं मिल रही है। तो टोटल यदि समराइज करेंगे तो देखेंगे, हम ये पाते हैं कि पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सीटों में नुकसान होगा या होता दिख रहा है। इस आधार पे इन सारे कैलकुलेशन, वोटर टर्नआउट है, मोदी जी का जो मैजिक था 2014 में था, 2019 में था, वो इस चुनाव में मोदी जी का मैजिक पूरे राष्ट्र में। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में किया, मध्य प्रदेश में राम मंदिर जैसा मुद्दा भी देखने को नहीं मिला है। तो मोदी जी का मैजिक नहीं चला, राम मंदिर मुद्दा नहीं था। मोदी जी ने इस जैसे राष्ट्रवाद 2019 का पूरा चुनाव राष्ट्रवाद पे ले गए, राष्ट्रवाद भी इस चुनाव को मोदी जी या उनकी टीम राष्ट्रवाद पे ले जाकर टिकाने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। तो जो बड़े मुद्दे थे जिनके आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था, राष्ट्रवाद हो गया या राम मंदिर, इस बार वो मुद्दे दिखे नहीं। धारा 370 का जो मुद्दा था वो 2019 के पहले उन्होंने भुना लिया, इस बार वो मुद्दा भी नहीं रहा। तो यदि सारी बातों को देखेंगे तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। सभी राज्यों में कुछ सीटें कम हो रही हैं और इंडिया गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि वो एक साथ होकर जुड़े, उन्होंने एकता दिखाई और एक नैरेटिव को सेट करने में जो कामयाब हुए। जो संविधान की बात थी, मुझे लगता है वो संविधान भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन संविधान की आड़ में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को जमीन तक पहुंचा दिया। और आरक्षण के मुद्दे पे जो वोट हुआ, जो अभी चर्चा कर रहे थे विवेक भाई बरेली में कि जाटव समुदाय के लोगों ने जिस प्रकार से जो बात की, वो निश्चित रूप से ये इम्पैक्ट है इस संविधान की बात के। जो दूसरा असर है आरक्षण वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिला है कि जहां बीएसपी कमजोर थी या बीएसपी नहीं लड़ रही थी चुनाव, वहां पे जो एससी का वोटर था वो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ तो नहीं जाता दिख रहा था। उसका झुकाव पूरी तरह से एनडीए गठबंधन की तरफ था, क्योंकि संविधान की बात को राहुल गांधी ने या कि अरविंद केजरीवाल ने या कि एनडीए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, चाहे वो तेजस्वी यादव रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों, इन्होंने बहुत प्रमुखता से और मुखरता से उठाया और उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि किसी नैरेटिव को कम संसाधनों के साथ, जितने कम समय में और कम संसाधनों में तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने या अरविंद केजरीवाल ने या राहुल गांधी ने जितने कम संसाधनों के साथ जनता के बीच में पहुंचाया है, वो काबिले तारीफ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में बहुत अधिक संसाधन थे, उनका सोशल मीडिया टीम बहुत बड़ा था, लेकिन वो लोग इसको काउंटर नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका उनके पास कोई बहुत तोड़ नहीं था और इसके वो बात भी नहीं कर पाए। इसका नुकसान इस चुनाव में देखने को मिल सकता है एनडीए को। विवेक भाई, मैं अपनी बात को यहीं पे बिल्कुल ठीक है। तो आज हम मोटा मोटी मुद्दों पे बात कर लेते हैं कि मुद्दे क्या रहे, नंबर एग्जैक्ट लाएंगे, फिर हम बता रहे हैं अपने साथियों को नंबर लाएंगे। शशि भाई के पास भी एग्जैक्ट नंबर हैं, हम लोगों ने अपने जो सारे सोर्स हैं उनके थ्रू कुछ नंबर इकट्ठे किए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इतना तो लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। हमारे अनुसार, शशि भाई के अनुसार क्या हो रहा है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन मुद्दों की अगर बात करें शशि भाई, तो उत्तर प्रदेश में एक मजेदार चीजें हैं। वही है ना कि अगर आपको ग्राउंड पे समझ आ रही है और आप ग्राउंड से निकाल पा रहे हो तो आपको चीजें निकल करके आएंगी। राशन वाले मुद्दे में लोगों में नाराजगी भी दिखी है। आप कहेंगे कि राशन वाले मुद्दे पे वोट नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि मिलेट के नाम पे जिस तरह से बाजरा परोस दिया गया, बाजरे को लेके एक बहुत तगड़ी नाराजगी है लोगों के अंदर। उन्होंने कहा कि बाजरा कबूतरों का दाना होता है, हमको खिला रहे हैं। इतनी गर्मी में बाजरा देने में लोगों का आक्रोश था कि 5 किलो राशन में नंबर एक। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ते हैं। राशन के मामले में घोटाला कर रहा है राशन का डीलर कि 5 किलो राशन की जगह वो 3.5 किलो और 4 किलो दे रहा है, और लोगों का गुस्सा उतर रहा है मोदी जी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मोदी क्या 5 किलो राशन की बात करी थी, दे तो 3.5 किलो ही रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस तरह से चेंज हो जाती हैं। तो ये इसके छोटी छोटी चीजों के असर भी पड़ते हैं और उसको काउंट करना पड़ेगा, वरना आप चूक करेंगे कहीं ना कहीं। दूसरा,
बहुत लोगों को नहीं पता है कि सरकारी कर्मचारियों में अंदरूनी एक आक्रोश था। वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो प्राइमरी टीचर्स थे और कर्मचारी जो ड्यूटी करने पे गए, मतदान करने गए, वहां भी उन्होंने, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बता, कई जगह की मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि भाजपा के लोगों ने प्रयास किया, जहां उनका बाहुल्य था और उनको लगा कि नहीं यहाँ हमारा एक छत्र राज है और हम कर लें, वहां उन्होंने कम से कम पोलिंग पार्टी ने विरोध किया और वोट रोकने का कई जगह पड़ भी गया। वो मानसिकता में ऐसा नहीं है कि सारे लोग विरोधी हों, एक तबका ऐसा भी होता, हार्डकोर होता है कि नहीं पुरानी पेंशन चली जाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो भाजपा ही हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं 100 रुपए क्या 500 रुपए का पेट्रोल मिलेगा तो भी हम खरीदेंगे मोदी जी के नाम पर। ऐसे लोग जाए अलग बात, लेकिन बहुत ऐसा तबका था जो ओबीसी एससी वर्ग का था, जो पुरानी पेंशन को लेकर के लोग नाराज थे, पोलिंग पार्टी वहां विरोध किया उन्होंने। तो ये छोटे छोटे मुद्दे बन करके बड़े हो गए। इसी तरह से कर्नाटक में अलग मुद्दे देखने को मिले, उन पर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के अपने मुद्दे बताए हैं इन्होंने, जितेंद्र जी ने। महाराष्ट्र और बंगाल के मुद्दे क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन नंबर फिर कहेंगे कि नंबर हम लोग देंगे, थोड़ा इंतजार करें। शशि भाई। नहीं, बिल्कुल नंबर मिलेगा, लेकिन बिहार की जहां तक बात है, बिहार में जो सबसे मजबूत फैक्टर आप कहेंगे वो यही है कि तेजस्वी यादव ने बहुत ऑफेंसिव पॉलिटिक्स की है इस बार, और वो भी मुद्दों के साथ। जो रोजगार की बात उन्होंने उठाई, बेरोजगारी की बात उन्होंने उठाई, उसका असर लोगों पर, मतलब खास करके युवाओं पे हुआ। कास्ट लाइन भी कहीं ना कहीं दिखा। मतलब बहुत ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे इस बार बहुत क्लियर, मतलब कास्ट लाइन पे वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि मुद्दे तो ऐसे ही थे जैसे जो एक लोकसभा चुनाव की अपनी एक तासीर होती है कि उसका मुद्दा नेशनल होता है आमतौर पे, कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वही मुद्दा है। लेकिन बिहार में अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव ने रोजगार वाले जो बात है उसको सब जगह उठाया, और आवाज से नहीं बल्कि मतलब पिछले विधानसभा चुनाव से 2020 से रोजगार को सेंट्रल इशू बनाने में सफल हुए हैं बिहार के इलेक्शंस में, जिसका उनको फायदा विधानसभा चुनाव में हुआ था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर हुआ है। बाकी कोई और ऐसा मुद्दा मुझे दिख नहीं रहा है कि जिसने इम्पैक्ट किया हो। चूंकि नेशनल है इलेक्शन, तो बहुत सारे मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ मोदी का चेहरा देखा। इसीलिए जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि मैं बहुत सेफ गेम खेलते हुए सिर्फ 10 सीटें जो है वो दे पा रहा हूं इस वक्त। मुझे ये नहीं मालूम है कि जो कास्ट जातिगत समीकरण का जो खेल हुआ, चाहे कुछ जगहों पे हुआ, बहुत खुलकर हुआ। जैसे कुछ सीटें आपको मैं बता रहा हूँ, वैशाली एक सीट है, वहां से लोजपा और पहले राजद के रघुवंश बाबू जीतते थे, बीच में लोजपा के पास वो सीट था। लेकिन इस बार राजद ने वहां से एक भूमिहार कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को उतारा, और ये पक्की खबर आ रही है कि 95% भूमिहारों ने राजद को वोट दिया, जो पारंपरिक तौर पे एनडीए के भाजपा के वोटर माने जाते हैं। तो ये कास्ट लाइन वाली बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि कई जगह पे ये हुआ है कि हम अपने जाति के उम्मीदवार को, तो इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने बिहार में सीटों का बंटवारा कुछ हद तक बहुत अच्छा किया है। कांग्रेस ने ये काम ठीक नहीं किया। ये मैं खुलेआम कई बार बोल चुका हूं कि जो सीटें महागठबंधन की थोड़ी कम होंगी वो कांग्रेस की वजह से होंगी, मतलब कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की वजह से। उसमें ये आरोप तो विधानसभा के चुनाव में भी लगा के, अगर वहां जी बिल्कुल लगा था। अन्यथा 2020 के चुनाव में ही तेजस्वी यादव 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और उसमें से मात्र ये 17-18 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। तो ये बहुत अजब की भाकपा माले ने एक रिकॉर्ड बनाया था, उसको शायद 20 सीटें मिली थी, 13-14 सीटें वो जीत रही थी। तो पिछले बार ही ये खेल पलट चुका होता, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व, इसमें मैं शीर्ष नेतृत्व को कोई दोष नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय नेतृत्व ने
जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है उसने कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रखा है, गुमराह किया है। और जो 9 सीटें मिली थी कांग्रेस को, कम नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अधिकांश सीटें ऐसी दी जो पहले ही हम लोग मान लिए कि ये हारेंगे ही हारेंगे, और लगभग वैसा ही होने जा रहा है। 2-3 सीटों को छोड़ दे तो लगभग वो सारी सीटें हारेंगे। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव का जो स्पिरिट है, जो फाइटर वाला स्पिरिट है, जो उन्होंने मेहनत की है, रोजगार और संविधान हर जगह लगभग यही बात हुई है, बिहार केंद्रित बात हुई है। और अगर जनता ने उस बात को तवज्जो दी, थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन पे बात बनी होगी, थोड़ा सा जातिगत जो समीकरण था वो अगर सुधरा होगा क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पर, जो आमतौर पर पिछले लोकसभा चुनाव तक खंडित था। इवन मैं बताऊं कि जो माई समीकरण था उसमें जो यादव वोटर्स है वो ये खुलेआम ये कहते थे कि लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आरजेडी। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हुआ है, क्योंकि उनको लगा है कि नीतीश जी और एनडीए ने तेजस्वी यादव के साथ नाइंसाफी की है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो इसलिए हमको उनके साथ जाना चाहिए। तो ये भी हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज कितना हुआ है, 50% से ज्यादा हुआ है या 50% से कम हुआ है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड अंतिम रिजल्ट जो है वो करेगा। तो इसलिए जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि 15, मैं एग्री करता हूँ कि 15 भी हो सकता है, लेकिन सेफेस्ट यही होगा कि हम इसको फिलहाल 10 मान के चले। हाँ, नया मामला थोड़ा सेव करके चलेंगे, ठीक रहेगा, नहीं फंसने की गुंजाइश कम होगी। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे थे कि तेजस्वी ने बड़ा अच्छा किया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी इस बार बड़ा अद्भुत चुनाव लड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि जनता ने जबरदस्ती नेताओं को खड़ा कर लिया और उनमें उत्साह भर दिया। ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा है, जनता को उसका श्रेय देना चाहिए। नेताओं का कोई इसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। अगर होता तो इनको बहुत पहले से निकलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले शुरुआत की, अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत कर दी, लेकिन थोड़ी निराशा रही और नेताओं की अपेक्षा। जैसे राहुल गांधी ने पदयात्रा की, पूरे देश के अंदर उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन अखिलेश यादव हों चाहे और लोग हों, वो थोड़ा स्लो हुए। जनता ने उनको भी धक्का मार के निकाल लिया घरों से बाहर और खड़ा कर लिया। लेकिन इस बार मैं अखिलेश यादव की राजनीति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जबकि मैं पिछली 2 चुनाव को मैंने कहा कि थाली में परोस के उन्होंने दे दिया, लेकिन इस बार उन्होंने जो चुनाव किया है अपने कैंडिडेट्स का, अद्भुत है। आप सोचिए कि अयोध्या जैसी सीट को अखिलेश यादव ने फंसा दिया, और यहाँ तक ये बहुत अच्छी की होगी कहना, लेकिन मैं कह सकता हूं, मुझे बहुत भरोसा है कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक लगता है कि हाथ डाल के जबड़े से वो सीट खींच ली है। एक सामान्य सीट, अयोध्या, रामलला का मंदिर और राममय वातावरण के बीच उन्होंने जिस तरह से एक दलित अपने नेता को वहां प्रत्याशी बनाया है। अवधेश प्रसाद बहुत लोकप्रिय पासी नेता है और वो चुनाव जीतने की संभावना उनकी बहुत प्रबल है। बीजेपी बहुत तेजी छूट रही। लल्लू सिंह जी पहले भी 14,000 वोट से जीते थे मुश्किल से, इस बार लग रहा है कि वो चुनाव वहां से हार सकते हैं। ये ब्रेकिंग है। ये केवल एक कोई गांव जो सामान्य सीट से उन्होंने दलित प्रत्याशी को उतारा, इसका उनको फायदा मिल रहा है। और अवधेश प्रसाद चूंकि कई बार मंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा तो ही और साथ में दलित भी हैं, कई एक सीट पे उन्होंने इस तरह के दांव खेले हैं। सामान्य सीट पे दलितों को लड़ा देना और यादवों को कम से कम टिकट देना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देना, मुस्लिम समुदाय में जहां जीतने वाली स्थिति थी वहीं देना जबरदस्ती, केवल इसके लिए कि मुसलमान को लड़ाना है, उन्होंने इस बार नहीं लड़ाया। तो ये फैक्टर बहुत काम किए हैं। तो शशि भाई, अब आंकड़ों पे हम लोग कल बात करें, कुछ कल के लिए भी छोड़ देंगे कि एग्जैक्ट आंकड़े क्या रहेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ व्यक्तिगत मेरा आकलन जो है, शशि भाई का आकलन भी जानेंगे, वीरेंद्र भाई का आंकड़ों का आकलन भी जानेंगे, नंबर्स पे बात करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान होने जा रहा है जो लोगों ने अनुमान नहीं किया होगा। नंबर पे बात करेंगे कल, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में झेलने जा रही है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम तीनों लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।